Hello everyone, this is Monica Sachdeva and I welcome you to the platform of Dehradun CLAT Academy. आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग देखेंगे लैंडमार्क एंड रीसेंट केस लॉस एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। देखिए लैंडमार्क केसेस जितने भी होते हैं ये आपके प्री का एज वेल एज मेंस का पार्ट बनते हैं। Why? Because they help us in interpreting the law, right? हम जितने भी सेक्शंस अपने पढ़ते हैं बेरिक से, तो वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी क्लैरिटी हमें तभी आती है जब हमने उससे रिलेटेड केस लॉस को देखा होता है। एंड ये तो जुडिशरी का अप्रोच ही रहा है चेकआउट करना कि कैसे क्या स्टूडेंट्स रिसेंट केस लॉस को एनालाइज करते हैं या नहीं करते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी अ गुड जज और अ गुड एडवोकेट यू नीड टू गो थ्रू दिस केस लॉस। तो ये जो मैं केसेस आपको आज करवाने वाली हूँ इसमें आपके लैंडमार्क केसेस यानी कि भले ही वो बहुत सालों पुराने हैं बट दे आर स्टिल यू नो प्रिवेलिंग इन दिस सेक्टर एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो वो वाले केसेस एज वेल एज जो अभी रिसेंटली आए हैं लाइक 2020 के 21 के केस लॉस हम सबको देखेंगे। एंड अगर मैं आपको बता दूं आपको ऐसी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ना वो साइड में उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके बारे में पहले ही पता चल जाए और आप वो मिस ना करें। चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। देखिए ये आपका जजमेंट है 2020 का एंड द नेम ऑफ द केस इज पोल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जितने भी केसेस मैं आपको करवाऊंगी आज ये सब आईपीसी से रिलेटेड है तो एक ही सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं आज। पोल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इट इज रिटन मतलब दिस बेसिकली दिस केस इज रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 86 यू नो सेक्शन नंबर 86 ऑफ आईपीसी। अब सेक्शन नंबर 86 ऑफ आईपीसी क्या कहता है मैं आपको एक जस्ट इसका हेडिंग रीड करके बता रही हूँ। इट टॉक्स अबाउट ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है मतलब नशे में है, ठीक है। तो अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया है तो वो कब उसके लिए लाइबल होता है और कब नहीं, ठीक है। वो आपको एक्चुअली सेक्शन 86 से बताता है कि इंटॉक्सिकेटेड है अगर और वो इंटॉक्सिकेशन अगर उसने इनवॉलंटरीली की है तो फिर वो देयर इज यू नो नो ऑफेंस लाइक दैट। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट रीडिंग द सेक्शन फॉर यू। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। यानी कि अगर वो कुछ ऐसा ऑफेंस करता है इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में कोई भी ऑफेंस करता है तो माना जाएगा जैसे उसको वही नॉलेज थी वही इंटेंशन थी जैसे वो तब होती जब वो इंटॉक्सिकेटेड की स्टेट में नहीं होता, ठीक है। Unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है जो लाइबिलिटी राइज होती है ये तब होती है जब वो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है यानी कि उसको इंटॉक्सिकेट किया गया बिना उसके विल के। बट अगर वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है तो उसके लिए हमारे पास एक केस है जो बताता है सो फार एज नॉलेज इज कंसर्न इन केस ऑफ वॉलंटरली ड्रंकनेस knowledge is to be presumed in the same manner as if there is no drunkenness। यानी कि अगर आप voluntarily drunk हो जाते हैं और आप कोई offense कर देते हैं, ठीक है, तो उस situation में ऐसा माना जाएगा जैसे आप drunk थे ही नहीं। मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन कुछ इंटेंशन रखता है नॉलेज रखता है तो वो उसी की तरीके से ट्रीट की जाएगी। यू विल नॉट फॉल अंडर जनरल एक्सेप्शन दैट इज सेक्शन नंबर 86 में आप फॉल नहीं करेंगे एंड आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये मतलब वॉलंटरी ड्रंकनेस हम कह सकते हैं वॉलंटरी ड्रंकनेस इज इक्वल टू नो ड्रंकनेस। ड्रंकनेस, ठीक है।
राइट। इसके बाद आइए ऑन द नेक्स्ट केस, दिस केस इज स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस शिव चरण बंसल। ये भी 2020 का ही केस है। इसमें क्या, इन दिस केस टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। Conspiracy is mostly proved by circumstantial evidence by taking into account the cumulative effect of the circumstances indicating the guilt of the accused rather than adopting in approach by isolating the role played by each accused। यानी कि पहले मैं तो आपको क्लियर कर दूं कि कॉन्स्पिरेसी जो है हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन नंबर 120A में दिया हुआ है, ठीक है। इसका पनिशमेंट 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब कॉन्स्पिरेसी को, अब कॉन्स्पिरेसी वर्ड ही ऐसा है जिसको पढ़कर हमें एकदम लगता है कि कुछ लोग हैं इन्वॉल्व इस चीज में किसी ऑफेंस को करने के लिए, एंड दे आर यू नो प्लानिंग समथिंग, कॉन्स्पायर कर रहे हैं वो ताकि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया जा सके। तो अब इसका डायरेक्ट रिलेशन बैठता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एविडेंस एक्ट हमारे पास आ जाता है, और एविडेंस एक्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आप कंसीडर करती है कोर्ट, ठीक है। मतलब जो हमें सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है, परिस्थितियों से पता चलता है कि एक्चुअली कौन कौन पर्सन उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। तो अब अगर आपने सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का देखा हो तो वो बात करते हैं आपकी रिस जस्टे की, ठीक है। यानी कि जो भी इवेंट्स हैं जो आपके कनेक्टेड है, if they are forming the part of same transaction, ठीक है, तो वो आपके सब रेलिवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 6। तो यहाँ पर ये सेक्शन पर केस लॉ ये भी बोल रहा है कि कॉन्स्पिरेसी जो है आप कैसे प्रूव करेंगे, आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की हेल्प से प्रूव करेंगे, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या इफेक्ट है सर्कमस्टेंसेस का वो चेक किया जाएगा, तभी हम किसी पर्सन को, एक्यूज्ड को बता सकते हैं कि मतलब वेदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। अदरवाइज अगर हम एक आइसोलेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं ना, दिस अडॉप्टिंग एन आइसोलेटिंग रोल, ठीक है, मतलब कि हमने कोई एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस देख लिया और हम उसी के बेसिस पे हमने उसको गिल्टी घोषित कर दिया, तो दैट इज नॉट फेयर। वो एक फेयर प्रोसीजर ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है सर्कमस्टेंसेस का, एंड ऑन दैट बेसिस डिसाइड करना होगा कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। तो स्टेट वर्सेस शिवचरण बंसल का ये केस कॉन्स्पिरेसी पे है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, राइट। सेक्शंस भी आप याद रखेंगे, और ये जो मैंने रिलेट करके आपको बताया है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। दिस केस इज ऑफ 2019 एंड दिस केस टॉक्स अबाउट सेक्शन 34। नाउ व्हाट इज सेक्शन 34, ठीक है। सेक्शन 34 के लिए बेसिकली अब इसमें हम देख लेते हैं पहले केस में क्या हुआ। जो इन्वोक सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि दैट द क्रिमिनल एक्ट वाज डन बाय मोर देन वन पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। आप अगर सेक्शन 34 देखेंगे ना, तो सेक्शन 34 बेसिकली कॉमन इंटेंशन की बात करता है। जब कोई एक्ट हम करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन तो वो पनिशेबल होता है, राइट। तो अब यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सब पनिशेबल होंगे, उसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, क्या क्या टेस्ट क्या है चेक करने का कि यस दीज पीपल वर इन्वॉल्व, दे वर हैविंग द सेम इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन। सेम इंटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन इंटेंशन। देखो, देयर वॉज कॉमन इंटेंशन ऑन अ पार्ट ऑफ सेवरल पर्सन टू कमिट अ पर्टिकुलर क्राइम। अगर हमें सेक्शन 34 को इन्वोक करना है तो सबसे पहली चीज जो प्रूफ करनी होती है वो क्या है कि सपोज देयर आर 4 पर्सन, A B C D, ठीक है। अगर हमें इन्होंने मिलकर एक मर्डर कमिट करा, ठीक है, और हमें अगर ये प्रूफ करना है कि A B के साथ C और D भी इन्वॉल्व थे उस मर्डर में, तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि C और D की कॉमन इंटेंशन थी उस पर्टिकुलर क्राइम को करने की, ठीक है। दूसरा, द क्राइम वाज एक्चुअली कमिटेड बाय देम इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि उन्होंने पहले इंटेंशन फॉर्म की और फिर उसकी फर्दरेंस में उन्होंने वो एक्ट कमिट किया। अच्छा,
इससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली कि जैसे 4 पीपल, आई टोल्ड यू देयर वर 4 पीपल ए बी सी डी और ये ई का मर्डर करके आते हैं लेट्स से, तो जरूरी नहीं है कि ए भी उसको स्टैप करेगा, बी भी उसको स्टैप करेगा, सी भी ऐसा करेगा या डी भी ऐसा करेगा। इन केस अगर ए और बी वुड मतलब हैड स्टेप्ड ई, बट सी एंड डी जो थे वो बस दे वर यू नो टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट दैट नो वन कम्स एंड वॉचेस ए एंड बी डूइंग द सेम। तो अगर वो इस चीज का भी केवल ध्यान रख रहे थे तो दे वर इन्वॉल्व। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये ही आपको 2 पॉइंट्स बताए गए हैं इस केस में, बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2019। दिस इज द लेटेस्ट केस, रिमेंबर दिस केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 34। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वीन वर्सेस टोल्सन। Queen versus Tolson, ये landmark case है. It is not a recent case, but it is a landmark one. It was held by the court that as a general rule, there must be a guilty mind before there can be a crime. मतलब बेसिकली ये बात करता है मेंस रिया की। ठीक है, आपको पता है किसी भी क्राइम को करने के लिए there must be 2 थिंग्स, यू नो, 2 चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, 2 फैक्टर हैं जो फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट इज मेंस रिया एंड सेकंड इज एक्टस रिया। आप कोई भी ऑफेंस लेंगे ना, हालांकि देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट एज वेल, बट मोस्टली ऑल ऑफेंसेस हैज मेंस रिया एंड एक्टस रिया। जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, लाइक आप बात करें थेफ्ट की, अगर थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378, ठीक है, एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 379। थेफ्ट में आप देखेंगे जो एक्टस रिया है वो क्या है? एक्टस रिया बेसिकली है कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन से विदाउट हिज कंसेंट अगर आप मूव करते हैं या टेक करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टस रिया। मेंस रिया क्या है इसमें? द वर्ड व्हेन यू विल सी द बेयर एक्ट, यहाँ पे यू विल फाइंड अ वर्ड अंडर सेक्शन इन सेक्शन 378 दैट इज डिसऑनेस्ट। Now dishonest is actually defined under section 24 of IPC, 24 में डिफाइंड है। तो ये आपका मेंस रिया हो जाता है। ठीक है, तो जब मैं कह रही हूँ कि किसी ऑफेंस को करने के लिए यू रिक्वायर बोथ मेंस रिया एंड एक्टस रिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी इस केस में भी यही कहा जा रहा है कि क्वींस वर्सेस टोल्सन में ये कहा गया कि जब तक गिल्टी माइंड नहीं है तब तक क्राइम नहीं हो सकता। बट स्टैट्यूट may make an act criminal whether there has been any intention to break the law or not। पर कोई लॉ बिना मेंस रिया के भी किसी पर्टिकुलर एक्ट को क्राइम घोषित कर सकता है, ऑफेंस घोषित कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजन है अगर आप देखते हैं, तो आप सपोज आप नॉर्मल डे लाइफ का एग्जांपल लीजिए, डे टू डे लाइफ में जो आपका होता है, आप हेलमेट पहनकर नहीं गए, ठीक है, आप हेलमेट पहनकर नहीं गए जब भी आप कहीं जा रहे हैं, तो अब भले ही आपकी इंटेंशन थी लॉ को ब्रेक करने की या नहीं थी, ठीक है, आपने वो एक्ट कर दिया, यू विल बी पनिशेबल। ठीक है, आपने ट्रिपलिंग कर ली, आपकी इंटेंशन थी ब्रेक करने की लॉ को या नहीं थी, डजंट मैटर, आपकी इंटेंशन थी कि आप रैश ड्राइविंग करें और किसी को हार्म करें, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने वो एक्ट ही कर दिया तो दैट इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू बी एन ऑफेंस। ठीक है, तो लॉ डिक्लेयर कर सकता है कि बिना मेंस रिया के भी आप मतलब कोई क्राइम हो सकता है, बट अगर आप बात करें नॉर्मली अगर पूछा जाए तो गिल्टी माइंड के बिना कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो दिस वाज हेल्ड इन क्वीन वर्सेस टोल्सन। नेक्स्ट आते हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द वेरी लीडिंग केस, एंड दिस केस इज आल्सो यू नो हैव बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को बेसिकली डेथ सेंटेंस से डील करता है, और डेथ सेंटेंस आपको पता देयर आर नंबर ऑफ ऑफेंसेस इन इंडियन पीनल कोड एज वेल वेयर दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि आपको मर्डर में देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करने में देख सकते हैं, ठीक है, तो आप काफी जगह देख लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डेथ सेंटेंस को आप तभी पास कर सकते हैं जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो। मतलब ये आप इसको जनरल रूल नहीं बना सकते,
It is an exceptional thing and you can only pass death sentence in rarest of the rare case. जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जो आपको मतलब जब जज को ऐसा लगे कि यस ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही तरह का मतलब एक एक्सेप्शनल तरीके से क्राइम किया गया एंड दिस रिक्वायर टू बी गिवन द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट दैट इज डेथ सेंटेंस, तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चन सिंह का केस आप डेथ सेंटेंस के उसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट केएम नानावती इस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस भी मैंने बहुत बार देखा है आपके एग्जाम में आते हुए। तो केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस बेसिकली प्रोवोकेशन से डील करता है। ठीक है, अब क्या हुआ था एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर एक्यूज ना इसमें आना चाह रहा था कि वो प्रोवोक किया गया बाय द अदर पार्टी, देन ही कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, पर प्रोवोकेशन में भी आपको ना इस तरीके से प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए कि आपने ही पहले उनको इंसाइट किया तब उन्होंने प्रोवोक किया आपको एंड देन यू कमिटेड द ऑफेंस। Such kind of provocation are not accepted under law. ठीक है, Supreme Court observed that if an accused pleads exception contained in IPC, कहाँ दिए हुए एक्सेप्शन 76 से 96, ठीक है, then there is a presumption against him and the burden to rebut that presumption is on him. आप सेक्शन नंबर 105 भी देखेंगे ना अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहां पर भी ये बात क्लियर की गई है कि अगर इफ यू आर फॉलोइंग अंडर जनरल एक्सेप्शन देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू। ठीक है, अब आपको एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज फॉलोइंग अंडर जनरल एक्सेप्शन। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड रिलेट दिस विद सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ टेस्ट दिए हैं, बेसिकली नॉट गाइडलाइंस, टेस्ट दिए किसके, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन किसे कहते हैं इस चीज के लिए। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज whether a reasonable man belonging to same class of society as that of accused and placed in the same situation would be provoked to lose his self control। अब देखो सब लोग अलग अलग टेम्पर के होते हैं, राइट, कोई किसी को इतनी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है, किसी को इतनी बड़ी बात पर भी गुस्सा नहीं आता। तो उस सिचुएशन में हम कोर्ट क्या देखेगी, कोर्ट देखती है कि एक अगर कोई रीजनेबल पर्सन, प्रूडेंट पर्सन अगर इस सिचुएशन में होता तो वो कैसे रिएक्ट करता, उसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा कि वेदर दैट द प्रोवोकेशन गिवन बाय द अदर पार्टी इज एक्चुअली सफिशिएंट टू कमिट अ क्राइम। तो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला टेस्ट तो ये किया जाएगा। दूसरा टेस्ट रहेगा वर्ड्स एंड जेस्चर may also in certain circumstances amount to grave and sudden provocation। जरूरी नहीं है आप किसी को मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ बोल देंगे या उसके साथ कुछ गलती कर देंगे या किसी को उसके किसी रिलेटिव को या जानने वाले को पीट देंगे तभी दूसरा प्रवोक होगा। कई बार किसी के जेस्चर्स इतने खराब होते हैं कि आप प्रवोक हो सकते हो। ठीक है, तो वर्ड्स और जेस्चर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन को अमाउंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट्स ऑफ द विक्टिम मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, एक और चीज है, विक्टिम का पहले से ही क्या मेंटल बैकग्राउंड रहा है, मतलब उसके साथ अगर कोई ऐसे एक्ट्स हुए हैं जिसकी वजह से वो उस स्टेट में नहीं है जिस स्टेट में एक प्रूडेंट पर्सन, नॉर्मल पर्सन होता है। ठीक है, तो उसका वो मेंटल बैकग्राउंड जो है ना वो भी कंसीडर किया जाएगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था या नहीं था। Then fatal blow should not be traced to the influence of passion and not after passion has cooled down। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, आपको किसी ने प्रोवोक किया, आप घर गए, आपने अच्छे से पानी वानी पिया, ठीक है, और आपने सोचा यार मेरे को इसने इतना कुछ बोल दिया और मैंने उसको रिएक्शन नहीं दिया, अब मैं कल इसे पक्का जाके पीटूंगा अच्छे से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब आपका जो उसने जो प्रोवोक किया था ना दैट हैज बीन कूल्ड डाउन, आपको वो आपको उत्तेजित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका अगर प्रोवोकेशन अगर किसी के द्वारा हुआ है और आप कूल डाउन हो गए हैं उसके बाद आप एक्ट कमिट करने जा रहे हैं देन यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ठीक है, और केएम नानावती वाले केस में एक्चुअली यही हुआ था, वो अपनी वाइफ को और अपने चाइल्ड को मूवी हॉल छोड़ने के बाद अपनी वाइफ के लवर के पास जाता है और फिर उसे शॉट मतलब उसे मार देता है। ठीक है, तो वो चीज जो टाइम उसने बीच में लिया उसमें उसको प्रोवोक्ड नहीं था,
था वो एक्चुअली, ठीक है। तो ही वॉज नॉट सेव्ड बाय लॉ ऑल्सो इन अंडर दिस केस, ठीक है। तो आप ये केस को याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ वर्सेस स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात की थी और ये कहा था 124A किसके बारे में है, इट टॉक्स अबाउट सेडिशन, ठीक है। तो 124A जो है वो आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1) टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको वायलेट नहीं करता है आपका सेक्शन 124A, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है 124A, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है किस पर, आर्टिकल 19(1)A पर, ठीक है। देन महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसमें बेसिकली फिर से कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है। कॉमन इंटेंशन में बताया जा रहा है कि इट इज अ प्री अरेंज्ड प्लान या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। तो जब भी कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं ना, तो हमें एकदम ये क्लिक होता है माइंड में कि इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी या पहले से ही इनके माइंड्स आपस में मिले हुए हैं, मतलब ये लोग एक ही चीज सोच रहे थे, ठीक है, एक ही चीज करने की कोशिश की। तो ये सब चीजें कॉमन इंटेंशन को इंप्लाई करती हैं। नेक्स्ट कोर्ट ने क्या क्या लिट डाउन किया कि एसेंस ऑफ द लायबिलिटी, जो 34 के अंदर हमें किसी को लायबिल करना है तो वो कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 34 को इन्वोक करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो एक्ट किया गया दैट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो सोचा था उसी को अंजाम देने के लिए ऐसा किया गया। नेक्स्ट कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज प्री अरेंज्ड प्लान, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फॉर इंटेंशन टू बी कॉमन इट मस्ट बी नोन टू ऑल मेंबर एंड मस्ट आल्सो बी शेयर्ड बाय देम, ठीक है। कॉमन इंटेंशन होने के लिए वो चीज जिसके बारे में इंटेंट किया जा रहा है वो सबको पता होनी चाहिए वो बात, ठीक है, और वो सब उसको नॉलेज को शेयर करते हो, तो तभी कॉमन इंटेंशन के अंदर आप, मतलब सेक्शन 34 के अंदर आप पनिशेबल हो सकते हो। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर भी इंपॉर्टेंट है, महबूब शाह वाला केस भी इंपॉर्टेंट है कॉमन इंटेंशन के लिए, एंड बरेंद्र कुमार भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इवन इफ अ पर्सन हु डज नॉट डू एनीथिंग बट इफ ही हैज कॉमन इंटेंशन ही विल बी लायबल। जैसे मैंने आपको बताया था ABCD 4 लोग हैं एंड E का मर्डर करने जाते हैं, A और B एक्चुअली स्टैप कर रहे हैं और C और D सिर्फ बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई आ ना जाए उनको देखने के लिए, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो सिर्फ खड़े रहे और वेट करते रहे, तब भी वो लायबल हो जाएंगे बिकॉज दे वर शेयरिंग द कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो बरेंद्र कुमार घोष वाला केस इस कॉमन इंटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट केस ऑफ टुडेज क्लास इज पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था इसमें सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन में। कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर सेवरल पर्सन कैन साइमल्टेनियसली अटैक अ मैन एंड ईच कैन हैव द सेम इंटेंशन, namely in the intention to kill, and each can individually inflict a separate fatal blow and yet none would have the common intention required। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक पर्सन है और मेरा भी ये दुश्मन है और आपका भी यही दुश्मन है, हमने आपस में कभी बात भी नहीं करी है और आप भी इसे मारना चाहते हो और मैं भी इसे मारना चाहती हूँ, एंड सडनली अचानक से ऐसा हुआ कि मैंने भी इसको मारने के लिए मैं भी जाती हूँ एंड आप भी जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने हालांकि कभी प्लानिंग नहीं की थी मारने की, तो यहाँ पर इंटेंशन कैसी है, सेम है, बट इट्स नॉट कॉमन। व्हाई? बिकॉज यू were not having the knowledge that I am also going to kill him and vice versa, and also हम लोगों ने नॉलेज शेयर भी नहीं की थी और साथ में बैठ के कोई प्लानिंग भी नहीं की थी। तो सेम इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन आर डिफरेंट, यू कांट कंसीडर देम सेम। तो यही आपका इस पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में बताया गया, 1955 का केस है। तो ये कुछ केस लॉज हो जाते हैं आपके आईपीसी से रिलेटेड, एंड आईपीसी के लैंडमार्क और रिसेंट केस लॉज हैं, एंड दे विल आल्सो हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम। जैसे अभी यूपी एपीओ आपका एग्जाम आ रहा है, तो बहुत सारे केसेस आपको ऑलरेडी पढ़ने ही हैं, तो मैंने कोशिश की है काफी सारे आपको केसेस बताने की, एंड और भी केसेस की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी। तो अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि फिर फायदा तो आपका ही है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।